अभी अब विराम देते हैं और चलते हैं। प्रवचन भी भाई, प्रवचन सुना है गुरुजी ने? नहीं, आज प्रवचन कम था। आज का प्रवचन कम था और बढ़िया उन्होंने आज क्लास की। चलिए, आज के इस योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और अगला चर्चा सत्र के लिए मैं आदरणीय सम्माननीय श्री मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ कि अगली चर्चा जो कल विषय चेंज किया उसी के अनुसार आज आप स्वयं चर्चा करें आगे फिर उपस्थित मान्यवर सदन जी दुबे सर ज्वाइन है। देखो आप, मैं हेलो हेलो, हाँ मैं ज्वाइन हुआ हूँ, बोलिए। आज प्रातःस्मरणीय है परम पूज्य गुरुदेव भगवान, इष्टदेव भगवान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, शुद्धाचार्य जी और हमारे सभी संतगणों को सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी देश के विभिन्न राज्यों के भाई बहनों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। आज देश की समस्या जटिल है, ये यथार्थ सत्य है, किसी से छिपा नहीं है। देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में पहुंच रहा है, उसके कई कारण हैं। हो सकता है कि ये चिंतन मंथन, ये मनन हमारा समाज, हमारा सरकार, हमारे व्यक्ति, जिम्मेवार पर्सन नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो कहाँ तक कर रहे हैं, या कहीं इस दिशा में आज का विषय है देश की उन्नति कैसे होगी, देश की उन्नति में मेरा योगदान, देश की उन्नति में मेरा योगदान क्या रहेगा। इस विषय पे आज चर्चा के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का सहयोग लेंगे हम। लेकिन हमारा प्रश्न है सबसे पहले कि हम देश की उन्नति में मेरा योगदान क्या रहेगा, तो देश की उन्नति कैसे होगी और देश की उन्नति को क्या कहेंगे, पहले इस पर हम चर्चा करते हैं कि देश की उन्नति होगी कैसे, फिर योगदान के बारे में बात करेंगे। आप सबसे सदन से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना सुझाव दें कि देश की उन्नति कैसे होगी। आपके मन में क्या विचार है? कई विचार आते हैं कि देश की उन्नति को क्या मानते हैं आप, या कैसे हो सकती है। इस पर मैं चाहूंगा आप हैंड रेस करें अगर किसी के मन में है कि देश की उन्नति ऐसे हो सकती है। आपका जो सुझाव हो, एक दो लाइन का हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ये ऐसे हो सकती है, इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है। जैसे मेरा ही पहला सुझाव है कि देश की उन्नति शिक्षा से होगी। इस प्रकार से अन्य लोग भी जोड़े। अच्छा जी, आदरणीय डॉक्टर जी राव जी। जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय का चयन किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए आवाज ठीक आ रही भाई साहब? कम आ रही, कम आ रही। जी जी, हीरा जैसी श्वासा है। चलिए, तो बहुत सुंदर विचार जो आज मंच से साझा किए जाने के लिए आपने सभी को आमंत्रित किया है, और सभी अपने अपनी बात जरूर रखें। इसमें एक चीज जरूर, जितने जुड़े हैं उतने लोग अपनी बात जरूर रखें। तो क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जी भर नहीं कहेंगे मन की बात, हम भी अपनी मन की बात कह सकते हैं। तो अपने मन की बात, आपके मन में क्या है, वो हर व्यक्ति को कहना चाहिए। क्योंकि 1,40,00,000 ये 140 करोड़ लोग जब अपने मन की बात को अगर देश के विकास में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो गायत्री परिवार का मूल मंत्र है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इसको करने की सख्त आवश्यकता है। और कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े रूप से हम इस पर बहुत ज्यादा चिंतन मनन नहीं करते। व्यक्तिगत रूप से हमको हर चीज में हम सबसे पहले तो सच बोलने की बात करें, सत्य बोलें। पर जैसा कि संसार चल रहा है तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, जहां हमको ऐसा लग रहा हो तो थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से बातों को गोल मोल कर सकते हैं, पर प्रयास करें कि सच बोलें।
हम ईमानदार रहें। थोड़ी बहुत अगर आवश्यकता अनुसार आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना नहीं चल सकता ये संसार, तो उतनी बेईमानी कर लें, उतनी। भ्रष्टाचार, आपको ऐसा लगता है 2-4 पैसे इधर के उधर करने हैं, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा अति, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका कहीं वो हो रहा हो, तो मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा मानना है, ये सबका मानना हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। मेरा ऐसा मानना है, कई बार आज की तारीख में ये हो गया है कि हर चीज मतलब पैसे के उससे चलती है, तो इसको पर ये हो गया है कि पहले बोलते कि नमक मतलब दाल में नमक चल जाता था, अब नमक में दाल हो रही है, तो नमक में दाल को चलाना बहुत मुश्किल है। और किसी के बारे में कुछ कहने से बजाय अपने को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। हम दूसरों के बारे में बहुत कहते हैं, दूसरों के बारे में बहुत सुनते हैं, दूसरों को ज्यादा दोष देते हैं, बनिस्बत कि हम सुधरें, अपने परिवार को ठीक करने की बात करें, अपने लोगों को ठीक करने की बात करें, आचार विचार व्यवहार, तो एक मात्र वही है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो कोई नहीं सुधरेगा। पड़ोसी के घर में स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और सब पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में तो पैसे लाने वाला पैदा हो, सब तरह से माल इकट्ठा हो, ऐसा हो, तो वो कभी नहीं हो सकता। तो हमको सुधरने की आवश्यकता है। जी ओम, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को सबने सुना, सदन ने सुना है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, सच बोलें, और मजबूरी विशेष अति आवश्यकता अगर होती है कुछ, तो जो जिसको हम झूठ बोलना होता है, या मजबूरी अगर किसी विशेष परिस्थिति में, नहीं तो ईमानदारी से अपना कर्तव्य करें। दूसरों को जब देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, लेकिन स्वयं पर नहीं देखते हैं, स्वयं पर चिंतन करें। ये आदरणीय डॉक्टर राउत जी ने अपने सुझाव दिया है, विचार दिया है। अगले और किसी भाई का कोई सुझाव, विचार, और इसमें क्या और वो देश की उन्नति और कैसे हो सकती है, इसमें बहुत सारे विद्वान लोग सदन में उपस्थित हैं, तो हैंड रेज करेंगे तो मैं आमंत्रित करूंगा। अब मैं सीधे चलता हूं। आदरणीय जी, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा था जी। स्वागत है आपका रंजना गिरकर जी। रंजना किनीकर जी, आ रही है? जी जी मेरा, जैसे कि डॉक्टर रोशन लाल भैया ने और आपका जो सुझाव था बहुत अप्रतिम है, और क्योंकि शिक्षा से ही हो सकता है, और दूसरा जो है स्वयं को मजबूत करना है, और अपने अपने से शुरुआत करनी है, और अपने से लेकर अपने परिवार करोगे तो समाज भी अपने आप अपने पीछे आएगा। तो इसलिए अपने विचार ऐसे होने चाहिए जो शिक्षा के प्रति है, और हमारे स्वस्थ जीवन के लिए योग, आयुर्वेद ये भी उतना ही मायने रखता है देश को बचाने के लिए। तो मेरे जी जी जी। और आपका अनम्यूट है और बोल रहा है रंजना जी। बोलना तो सबको है भाई साहब। चलिए, आदरणीय रंजना जी ने आयुर्वेद और परिवार, अपने परिवार को सुधारने की बात कही है। अब मैं डॉक्टर कृष्ण भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। समस्त योगाहरी परिवार को प्रणाम।
एवं आज का जो विषय है, जो 2 दिन से चलने का लिए आगे भी रखा है, बहुत उत्तम है। उसको भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सभी विद्वान हैं हमारे इस योग कक्षा में, सब अपने-अपने क्षेत्र में विद्वान हैं और सबके पास वही विचार होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी जो आदरणीय रोशन लाल जी ने बोला, मैं भी उन्हीं सब बातों को समर्थन करती हूँ। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आरंभ से, आज से 60-70 साल पहले से ये नारा लगाया था कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्योंकि उसी समय से इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी की और बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों की बनने लगी थी, तभी उन्होंने ये बात आरंभ की थी। और एक-एक व्यक्ति को इस प्रकार से उनकी मानसिकता सुधारना, सबसे पहले मानसिकता सुधारना बहुत आवश्यक है। जब तक ये मानसिकता नहीं सुधरेगी, हम केवल बड़े-बड़े बात करते हैं, बड़े-बड़े बोलते हैं और विद्वान व्यक्ति भी मंच पर बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, परंतु स्वयं में वो बात नहीं होती है। जैसा कि हम रोज की प्रतिदिन भी बातें हो रही है, तो वही सब्सटेंस निकल कर आता है। और शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। और फिर उसके साथ शिक्षा नहीं विद्या चाहिए। गुरुदेव का कहना था शिक्षा नहीं विद्या चाहिए। शिक्षा तो हो ही रही है, परंतु शिक्षा के साथ विद्या, जो हमारे गुरुकुलों में जो संस्कार डालने वाली बात हुआ करती थी, बचपन से हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, जो भी फील्ड हो, जो भी क्षेत्र हो, उस सब के लिए वहां पे हमें क्या, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की विद्या आरंभ से, बचपन से डाली जाती थी और वही, उसी को लेकर आदमी का विकास होता था। तो वो बहुत कुछ सुधरा हुआ था। वहीं पर सारी गलतियां हो चुकी हैं। वहीं पर जो बात है कि आटे में केवल नमक होना चाहिए, आटे में नमक के समान हम गड़बड़ी कर सकते हैं। आटे में नमक, हल्का सा नमक के समान गड़बड़ी कर सकते हैं, परंतु यदि आटे में नमक ज्यादा हो गया तो फिर वहां पर सारी विकृति आ जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे विद्या हो, शिक्षा हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे गुरुदेव का एक गीत है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। तो वो दृष्टिकोण का परिवर्तन ही बहुत आवश्यक है। और जैसे कि उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि भविष्य धीरे धीरे अगर इस प्रकार की बातों का ज्वलंत प्रैक्टिकल रूप में अगर हमारी शिक्षा प्रणाली में और हमारे सभी सभी क्षेत्र में समझ लीजिए, वो जब आएगी तभी हमारा ये राष्ट्र सुधर सकता है। और इस और हम उस वापस से पुराने समय में लौट सकते हैं, जो जिसकी कि हम चाह रखते हैं, या जिसके समय में, राम राज्य के समय में, जो हम राम राज्य की बात तो इस समय हम नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कम से कम इतना हो जाए कि ये विकृति की ओर न जाके हम सुधार की तरफ जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत शुभकामना। जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय गोमाता। आज अगर आज आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। शिक्षा में परिवर्तन। बहुत सुंदर। और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए मानसिकता, इसमें परिवर्तन। बहुत सुंदर आपका सुझाव। और आप तो सब जानते ही हैं, आपके विचार आपने अभी थोड़ा समय में आपने बताया। मानसिकता, बाकी मानसिकता पर ध्यान, और शिक्षा के साथ विद्या और शिक्षा में थोड़ा अंतर है। तो विद्या ददाति विनयम, और विद्या, पहले विद्या लेने गुरुकुल में जाते थे,
और विद्या के साथ सेवा और संस्कार और सारी चीजें आती थी। तो ये आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने जो अभी सुझाव दिए हैं, अब मैं चलता हूँ आगे। अभी किसी भाई का हैंड रेस नहीं है, तो मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो पधारें और इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। दरअसल कल पवन सर ने जो बात कही थी और बाकी भी हमारे विद्वानों की जो बातें आई थी, उसका निचोड़ यह था कि भाई हमारा पर्सनल योगदान क्या हो, किसी भी स्तर पे इस पे चर्चा होनी चाहिए और लोगों के सुझाव आने चाहिए। साथ ही साथ यही भी कहा गया था कि देश की उन्नति एक बहुत बड़ा विषय है। तो जैसा मेरे कल के वक्तव्य में भी कहा था, इसको सप्त क्रांति बोलते हैं या 7 प्रकार के सुधार बोलते हैं, राजनैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि। तो एक एक विषय यदि लेते हैं तो ही कुछ उसी तरह से बात चल सकेंगी, वरना थोड़े इसमें ये पूरा सब मिक्स हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। एक दूसरा कि आज आपने जो विषय छेड़ा है वो भी बहुत अच्छा है कि देश का योगदान जो है, योगदान करने के क्या मायने हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे साथियों ने भी कहा और वही धारणा आमतौर पर होती है, मैं एक बेसिक बिंदु पे बात रखना चाहता हूँ। जो मेरा अनुभव है कई सारे संगठनों के साथ में, आध्यात्मिक नेताओं के साथ में देखा हुआ, और वो शायद मेरा अलग अनुभव होगा, लेकिन रखता हूँ, पटे न पटे अलग बात है। पूरे दुनिया में 2 प्रवाह है। एक प्रवाह है कि व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह तो नारा 60 साल के पहले दिया था, जब हम छात्र थे, तब से हम देखते आ रहे हैं। ये दुनिया में भी है, अलग अलग छोटे छोटे संगठन और छोटे छोटे ये लोग कर रहे हैं। हमारे देश में भी कई समर्पित कार्यकर्ता है, रामकृष्ण मिशन जैसा है कार्यकर्ता है, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है, सर्वोदय समाज के कार्यकर्ता है, जो तन मन धन से अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। क्या समाज बदला? हम क्वेश्चन करें। ये सब समर्पित कार्यकर्ता होने के बावजूद क्या समाज बदला? क्या शासन बदला? हम खुद से प्रश्न पूछे, खुले दिल से देखे। तो एक प्रवाह है पूरी दुनिया में कि व्यक्ति अगर बदलता तो समाज बदलता है, और हम अब उसका आउटपुट देखते हैं तो हमको आउटपुट दिखता है कि नहीं बदलता। दूसरी विचारधारा है कि शासन इतना प्रबल बनाओ कि हर चीज कानून से, हर चीज कानून से, हर चीज कानून से, तो समाज बदलता है। कम्युनिस्टों की और सोशलिस्ट लोगों की यह धारणा थी, जो चाइना में और सोवियत रशिया में इसका प्रयोग किया गया। क्या उससे समाज बदला? उससे भी नहीं बदला। तो उसका भी आउटपुट यानी पूरा समाज बदलता है ऐसा नहीं हुआ है। फिर और लोगों ने चिंतन किया तो फ्रांस, अमेरिका और कुछ भारतीय, और इसमें से एक मध्यम मार्ग निकाला गया कि भाई सरकारी स्तर पे भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, व्यक्तिगत सुधार करने की भी जरूरत है, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। ये 3 स्तरों पर अगर बदलाव होते हैं तो ही समाज बदलता है। ऐसा कई जगह पे देखा गया, छोटे छोटे संगठनों में देखा गया, छोटे छोटे इकाइयों में देखा गया, और उसका रिजल्ट 100% है ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन 50-60% से भी बेटर वो आने लगा है, यह निश्चित बात है। अब मैं मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, और जो समाज में भी है अपन देख सकते हैं खुले दिल से। मैंने जिंदगी में, जैसा मैंने मेरे पर्सनल व्यक्तित्व में वक्तव्य में पहले दिया था, मैंने दहेज लेने के प्रथा का विरोध किया था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। हमने आंदोलन चलाए थे, कई छात्रों के साथ में चलाए थे, कम पैसे में शादी करना चाहिए, ऐसी बातें की तो मैंने स्वयं की थी। क्या दहेज प्रथा बंद हुई? नहीं हुई। 40 साल मैं विज्ञान का प्रोफेसर रहा, 11 से लेकर तो PhD तक बच्चों को पढ़ाया, मुफ्त में पढ़ाया, एक भी पैसे की ट्यूशन नहीं ली। क्या ट्यूशन क्लासेस बंद हुए? नहीं हुए। मैंने सभी धर्मों के प्रति जन जागरण करने के लिए यात्राएं निकाली, पद यात्राएं निकाली, हजारों छात्रों को उसमें सम्मिलित किया, लेकिन धर्म का भेदभाव जो है क्या बंद हुआ? नहीं हुआ। जाति प्रथा निर्मूलन के संदर्भ में भी हमने ऐसी कई चीजें की,
हुआ नहीं हुआ। मैं उदाहरण के लिए साहब ऐसी बहुत लंबी लिस्ट हम आप सभी के पास में भी होंगी। मेरा कहने का मतलब है हम मूल बिंदु पे जाए। मूल बिंदु में हमारा अभी भी कंफ्यूजन है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। ऐसा नहीं होता। कानून से सब चीजें होती, ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए 3 स्तर पे परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हमारे स्तर पे तो होना ही चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन पे होना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हमको अवेयरनेस क्रिएशन, हम इतने शक्तिशाली बन जाए, हम खुद अपने कर्तव्यों से जैसे संत महात्मा होते हैं तो ऐसे हम निष्ठावान बन जाए कि हमारी निष्ठाओं का आचार विचार और प्रचार देख के समाज के तबके भी बदलना शुरू हो जाए और साथ ही साथ हमारे तबकों निष्ठावान कार्यकर्ताओं का प्रेशर ग्रुप ऐसा बने कि जो समाज भी बदलेगा और शासन भी बदलेगा। तभी शासन स्तर पे, समाज स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव हो सकता है। शिक्षा उसका माध्यम हो सकती है। उसके जो प्रार्थना सभाएं और जन जागरण मंच के माध्यम से वो बढ़ाया जा सकता है और इन्हीं तरीकों से समाज बदलता है। यह हमारे देश में ही नहीं, काफी सारे देशों में भी इस प्रकार के ही प्रयोग किए हैं और उनको 50% से ज्यादा सफलता है। यह मेरा चिंतन है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक बार रिपीट कर दें, आपने जो कहा है कि आपने बहुत प्रयास किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखा आपको। तो आज आपको क्या करना चाहिए? आज समाज से आपका क्या संदेश है? समाज के लिए यही संदेश है कि हम पहली तो शुरुआत खुद से करें। जो भी हम करना चाहते हैं उसका खुद में आचरण करें, लेकिन आचरण करने के साथ हमारी जो बात है वो हम तक ही सीमित न रखे। हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता या वो विचारधारा के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए और उनका एक संगठन बनाए और संगठन बना के उसका प्रचार प्रसार समाज में भी करे और उसका एक प्रेशर ग्रुप बना के सही कानून बनाने के लिए शासन को समय समय पे हम सुझाव देते रहे। यही बात होती है। धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर। ये आपका जो सुझाव अंतिम उसमें आया है जी, म्यूट कर ले डॉक्टर साहब। जो आपका अंतिम सुझाव आया है कि हम एक विचारधारा के कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार करें और फिर जो है हम सरकार या समाज को जो है संदेश देंगे तो शायद उसमें परिवर्तन आएगा। अभी हमारा आदरणीय अशोक पटेल जी के पास चलते हैं। आपने अपना मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करें। जी ओम। मैं वही, इन्होंने आखिरी में सब बता दिया कि हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो ये निश्चित ही, ये सब शुरुआत तो व्यक्ति से ही होती है ना भाई, भाषण देने से थोड़ी होती है। जैसे इनने कहा हमने प्रयास किया और इसके बाद में ये नहीं हुआ, लेकिन प्रयास उसका माध्यम ही एक ही है ना कि हम बदलेंगे। मतलब व्यक्ति खुद जो आचरण करता है, वो पहले तो जो वक्ता है, जो कहने वाला है, वो आदमी अगर अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो आगे फिर प्रक्रिया चालू कैसी होगी? तो सबसे पहले हम बदलेंगे से ही चालू होता। हम करते करते पूरा देश हो जाता है। अब ये देश विविधताओं का देश है, बहुत बड़ा देश है, अलग अलग चीजें हैं इसमें और अलग अलग मान्यता है। और समय के अनुसार जो शासक शासक भी शासन में चल जाता है, लेकिन वो उसकी शासन की पूर्ति नहीं कर पाता, समाज की पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने शासन का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति। उसको आजकल ये नहीं लगा है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम नहीं रखा है, वो व्यक्ति प्रथम हो जाता है। जो भी व्यक्ति शासन करता है उसके व्यक्ति है उनका प्रथम हो जाता है, राष्ट्र पीछे छूट जाता है। राष्ट्र के चलाने के लिए तो वो भगवान है देश का मालिक तो। और अभी आपने बताया कि मैं वो बन जाऊंगा तो क्या करूं? सबसे पहले किसानों की समस्या दूर करूंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो आज किसानों की समस्या बहुत दयनीय है, क्योंकि ये देश किसानों का देश है। और आज किसानों की जो हालत है देश में सबसे बेकार है, क्योंकि 60-70% जनता असंतोष का शिकार हुए पड़ी है। तो सबसे पहले मैं अगर बनता हूं तो किसानों की समस्या, जैसे मध्य प्रदेश में अभी गेहूं की खरीदी में वो उबाल आ रहा है, पूरे किसान इतने परेशान और ऐसी ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है शासन प्रशासन में कि समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पहली बार समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। न तो किसानों के सलाड बुक हो रहे हैं, न किसानों की खरीदी हो रही, न उनमें पैसे आ रहे हैं,
मतलब जितना उल्टा पुल्टा काम है पूरा पूरा हो रहा है, भगवान जाने कहाँ से। और सरकार लगी मेले लगाने में। तो मेले लगाने से फायदा क्या? सबसे पहला फायदा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो आर्थिक स्थिति काय से सुदृढ़ होगी? तुम मेले लगाओगे, ये करोगे, भाषण देने से थोड़ी होगी कि खूब भयंकर भाषण पिला दी। सबसे पहले उनके पास पैसा जाएगा। पैसा काय से जाएगा? जब उनकी फसल है उसका उचित मूल्य मिलेगा। उचित मूल्य कौन देगी? सरकार से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो सरकार देगी। और सरकार को टाइम से देना चाहिए, उससे पूरी अर्थव्यवस्था फ्लो होती है। पूरा बाजार है, बाजार भी ठंडा पड़ा है, सब पूरा मार्केट स्लो है, बैंक ये सब। तो ये चीजें हैं जो अगर होती है तो बहुत अच्छा होता है। जी ओम, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है कि आज जैसे उदाहरण दिया है किसानों की समस्या को लेकर, और उधर कृषि मेला चल रहे हैं और समस्या समाधान नहीं हो रहा है। यही उन जो है हमारे उन्नति, देश की उन्नति में बाधक है। ये जो नियम बन रहे हैं या जो संचालन कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, यही बाधक हैं। और आपके महत्वपूर्ण सुझाव के साथ प्रणाली मराठी जी और फिर आदरणीय पवन कुमार जी। आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। सदन को सादर वंदन प्रणाम। कल की चर्चा में मेरी काम के कारण नहीं हो गई, मुझे तो वो सुनना ही चाहिए था, लेकिन आज धन्य है। मुझे लगता है आज का जो विषय है देश में क्रांति, वो क्रांति जरूर आनी चाहिए और इसके लिए समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो कल का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। योगायोग से ही मैं एक कार्यक्रम में मुझे बुलावा आया, एक स्कूल में गई थी। तो वहाँ जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य आए थे। उनको मैंने उदाहरण के तरफ जो मैंने स्कूल में किया, मेरे स्कूल में करती थी, और मेरे अब 20 स्कूल है मेरे अंडर, उनमें योग प्राणायाम और संस्कारों की बात ये हो रही है और उसका परिणाम अच्छा हो रहा है। उनको मैंने बता दिया कि आप शासन पे आए हो तो सब संपूर्ण तहसील में स्कूल शुरू होते ही योग प्राणायाम शुरू करो। तो ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो जो अशांत है, उनमें संस्कार नहीं है, शांतता तो नहीं है, विचारों की स्थिरता नहीं है, वो आने के लिए योग ही जरूरी है। तो पहले योग का प्रचार और प्रसार सब जगह होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए और डीपली होना चाहिए, तो ही ये समाज बदलेगा, युग बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप लगातार अपना संदेश देती रहती हैं और बदलाव लाने का प्रयास बच्चों में कर रही हैं, और निश्चित इसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो पधारें और सबका मार्गदर्शन करें। जी नमस्कार सभी को, सुप्रभात। बहुत सुंदर विचार सभी के आए हैं और मुझे लगता है जो मैंने कल बात कही थी कि हम अपने आप को देखें, शुरुआत वहाँ से करें, तो शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर हम समाज में देखें तो समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी जितनी क्षमता और जितना जिसका प्रभाव, वहाँ तक के वो निश्चित रूप से आगे पहुँचाने का बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि सारे प्रयासों को एकजुट करने वाला कोई हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है जो कि ये अच्छी चीज़ों को चैनलाइज कर ले और चीज़ों को सकारात्मक रूप से आगे ले जाए। अब इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो अगर हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि पूर्व में जो युग परिवर्तन हुए थे वो क्या-क्या हुए थे। उस विषय पर भी हमारे सदन के जो लोग हैं वो अपने विचार दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ही पहली बार ये युग परिवर्तन होगा। पहले भी युग परिवर्तन हुए हैं और उसका प्रभाव क्षेत्र भी अलग-अलग रहा है और उस प्रभाव क्षेत्र में हम भी उससे प्रभावित हुए हैं या हमारे पूर्वज उससे प्रभावित रहे। तो एक सत्र में हमें शायद ये समझने का चिंतन करना चाहिए या किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो जानकार हों और जो इस चीज़ को, सारे चीज़ को समेट करके बताते हैं कि इस समय पर जो ये युग परिवर्तन हुआ, उसमें ऐसा यहाँ पर हुआ। तो इसमें हम गायत्री परिवार को भी ले सकते हैं, का भी उदाहरण ले सकते हैं और बहुत सारे अन्य
न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी जो परिवर्तन हुए, जो अच्छाई के लिए परिवर्तन हुए, वो क्या हुए, किन समस्याओं का समाधान हुआ और किस प्रकार से वहाँ का नेतृत्व वहाँ पर छाया रहा उस चीज को आगे लीड करने में। उन्होंने कैसी नेतृत्व की भूमिका उनकी रही और महत्वपूर्ण बात यह है नेतृत्व में कि क्या ये नेतृत्व बिना किसी अपने स्वार्थ में अ, होते हुए वो कंटिन्यू इस चीज को आगे चला पाया। क्योंकि जहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर कुछ समय बाद उसका डिग्रेडेशन भी हुआ है। अलग-अलग स्तर में उसका डिग्रेड हुआ है। कोई अच्छी चीज़ हुई, कुछ समय तक वो अच्छा चला, फिर वो आगे किन्हीं कारकों से या तो आंतरिक या बाह्य, दोनों कारकों की वजह से वहाँ का जो अच्छी चीज़ें थी, वो अच्छाइयाँ जो हैं वो छूट गई पीछे और वो चीज़ें जो लाभ मिल रहे थे, वो लाभ भी मिलना बंद हो गए या समाज जो है दूसरी तरफ चले। तो इसके भी क्या कारक है कि एक हमने परिवर्तन तो किया, लेकिन उसके बाद परिवर्तन होने के साथ-साथ वहाँ पर कुछ चीज़ें फिर से डिग्रेडेशन की तरफ आगे बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर भी अगर हम ज़रा-सी अपनी चर्चा करें या किसी जानकार व्यक्ति को बुलाएँ और उनसे हम कहें और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो किसी भी उसके लिए समाज के लिए महत्वपूर्ण है, वो है उनका उचित नेतृत्व। नेतृत्व जो बिना किसी लाभ के, लोभ के और उससे आगे ले जा सके, अपने आप को भी स्वयं को वो करे और साथ में जो समाज है उसको भी आगे ले जाने के लिए समाज, देश जो भी स्थिति है, उसको ले जाने के लिए आगे बढ़े, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उसी से बाकी लोग भी अपने विचारों को सब कुछ चैनलाइज़ कर लेते हैं और चैनलाइज़ होने के बाद फिर ये चीज़ें एक मूवमेंट के रूप में, एक क्रांति के रूप में और अपेक्षित परिणामों या जो भी उसका एक सकारात्मक पक्ष रहता है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। कोशिश हम सब देखें तो सबने कुछ न कुछ अपने स्तर से कुछ न कुछ कोशिश ज़रूर की है। लेकिन क्या हम उसका उतना प्रभाव देख पा रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से अपने आप से पूछें, तो हमें अपने अंतरात्मा में कुछ न कुछ उसके जवाब मिलेंगे। कहीं पर हमारा अच्छा प्रभाव रहा, कहीं पर नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए। तो उसके कारण क्या है, उसकी तरफ भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएँगे इसमें और अपना योगदान कर पाएँगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबसे विचार ले लिए जाएँ तो चर्चा की जाए। जी। जी सर, सादर प्रणाम आपको। आपने परिवर्तन क्या हुआ, अगर व्यक्ति ने जो उपाय किए हैं, सरकार ने उपाय किए हैं, या उसका परिवर्तन क्या हुआ और नेतृत्व की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि नेतृत्व कैसा हो और नेतृत्व की भूमिका कैसी रही, कैसी होना चाहिए और उसके कारण क्या है। इन विशेष बिंदुओं पर श्रीमान जी आपने कहा है कि नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि नेतृत्व तो व्यक्ति, जैसे आज हमारा नेतृत्व जो प्रदेश देश का कर रहा है, उसमें कहीं व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। नेतृत्व की जो नेतृत्ववान है उसका तो सोच बहुत है, लेकिन जो सिस्टम है, जैसा अभी अशोक पटेल जी ने कहा है और अन्य भी चर्चाएँ आ रही हैं, उसमें दिख रहा है कि जो है कहीं न कहीं सिस्टम ठीक नहीं है। बाकी नेतृत्वकर्ता तो ठीक है, तो इसमें इस पे क्या आपका सुझाव है? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? हमें कहीं कोई वो नहीं है, नेतृत्व ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है। जी सर। जी, जी। बिल्कुल, नेतृत्ववाद वाली बात मैंने इसलिए भी कही थी क्योंकि सिस्टम जो है वही चलाता है, जो उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। अब मैं पूर्व की सरकारों की अगर मैं बात करूँ, तो उस समय भी नेतृत्व अपने आप में बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी, कोई इसमें थी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जो उसमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए, उसमें शायद कहीं न कहीं कमी रह गई, ये मेरा मानना है। मैं पूर्ववर्ती सरकारों की विपक्ष में अभी जो सरकारें बैठी हैं, उनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो उनको अगर मैं निष्पक्ष रूप से देखूँ, तो उस समय की वहाँ की हाल परिस्थिति के हिसाब से, काल के हिसाब से, कुछ चीज़ें तो अच्छी रहीं, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहीं, तो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया।
और साथ में सिस्टम भी नेतृत्व काफ़ी हद तक के तय करता है। अगर मुझे पार्टी फंड के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं प्रेशर कहाँ पर डालता हूँ? मैं उसको नीचे सिस्टम पर डालता हूँ। तो इसलिए मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। तो नेतृत्व बहुत ज़रूरी है और सरकार में आज की तारीख में आप देखें और पूर्ववर्ती सरकार में भी देखें, सबको पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए, सबको अपने संसाधन चाहिए। साथ में अभी जो हुआ है, अभी जो महिला कानून बिल अभी पारित नहीं हो पाया, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो हालाँकि मातृशक्ति को नुकसान हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि आपने हमारे देश में, हमारे सिस्टम ने कई लाख वीवीआईपी, वीआईपी की फ़ौज खड़ी कर दी है, जिसका कि सारा का सारा जो है आपका संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि मुझे सरकार से ये करना चाहिए, सरकार ने ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे बाकी अपने नेतृत्व के जो लोग हैं, जो वीआईपी बने हुए हैं, उनके लिए भी तो संसाधन वहीं से आ रहे हैं और उनके लिए जो खर्चा है, उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही है। उसमें कहाँ कमी हो रही है? तो नेतृत्व की कमी यहाँ पर भी है कि उसके लिए आप संसाधनों का सदुपयोग करें, जो चीज़ें सही रूप से लगनी चाहिए, किसानों के लिए लगनी चाहिए, वहाँ पर उपयोग करें। तो अब हम अगर हमारे 200, 250, 300 महिला सांसद अभी इकट्ठा हो जाते और तैयार हो जाते, तो उनके लिए संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? तो संसाधन टैक्स देने वालों से, हमारे बाकी चीज़ों से आ रहे हैं, योजनाओं की आप कटौती कर रहे हैं। महिला क्या नाम था वो अभी जो जिसमें अभी कि कई सारी महिलाएँ भी उसमें थी कि ये लाडली बहना योजना हमने लगा दी, तो आपका कृषि का तो निवेश लाडली बहना में आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स में आपने डाल दिया। तो ऐसा नेतृत्व जो है जब ऐसे हम केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स की को भी ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके संसाधनों का ह्रास होता है और समाज में असंतोष की भावना जो है, वो फैलती है। तो इस तरह से ये नेतृत्व की बात जो है वो मैंने 2-3 आयाम उसके बना दिए और भी बहुत सारे आयाम हैं। मैंने सरकार में काम किया है तो मैंने बहुत करीबी से ये सारे सिस्टम्स को देख रखा है। तो इसलिए जो नेतृत्व में जो चीज़ डिमांड करेगा, अगर वो डिमांड होगी नहीं पैसे की, तो फिर नीचे वाले लोग भी ज़रा-सी सजग होकर के काम करेंगे। लेकिन ऊपर से ही अगर डिमांड होगी कि ये मुख्यमंत्री का रेट इतना चल रहा है, विधायक का रेट इतना चल रहा है, डीएम का रेट इतना चल रहा है, तो कहाँ से सिस्टम इसमें सुधरने वाला है? तो ये चीज़ों के लिए आपका नेतृत्व जब तक के उसमें सजग होकर के काम नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, कुछ समय बाद वाला भी नेतृत्व का अवश्य रूप से परिवर्तन होना भी निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। बिना किसी पॉलिटिकल उसके ध्यान में रखते हुए, बिना किसी चीज़ को का वो रखते हुए, केवल देखते हुए एक निष्पक्ष रूप से हम इसको देख रहे हैं और इसमें भी विचार कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका सुझाव जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का कारण आपने बता दिया कि मजबूरी होती है कि उसमें सिस्टम को कहाँ गड़बड़ करना पड़ता है जब ऊपर से फंड की बात आती है, कार्यक्रम कराने की बात आती है, तो निश्चित उसमें अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ का संग्रह करने के लिए ये जो है, जो सिस्टम में जो बदलाव दिखता है, नेतृत्व और सिस्टम, वेरी गुड। बहुत सुंदर मार्गदर्शन सर आपने दिया है और मैं सीधा चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ से आदरणीय दिनेश जी शेमवाल जी उपस्थित हैं। सादर आमंत्रित हैं। दिनेश भैया, आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ जी, आदरणीय मार्गदर्शन नहीं, मैं आप सभी ने जो बात कही है, उसी को कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन उसमें हालिया दिनों में जो अनुभव देखने और सुनने में आए हैं, उसको जोड़ रहा हूँ। वास्तव में आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी है कि किस तरह से नेतृत्व और जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र है, अगर उसमें बैलेंस ना हो, तो बनी-बनाई बात जिसके लिए हम एक साथ खड़े होते हैं, तितर-बितर हो जाते हैं। और उसका उदाहरण प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सामने दिखने की कगार पर है या होने वाला था। और ये बात निश्चित है कि हम अच्छे नेतृत्व की खोज करते हैं। हमारा नेता कैसा हो, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब जैसा हो। लेकिन नेतृत्व करेगा भी क्या जब सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं या सिस्टम में ही जंग लगा हुआ हो और उसमें से हमने छान करके कोई अंधों में काना राजा खड़ा कर दिया। यानी नेतृत्वकर्ताओं की कमी हमें दिख रही हो और उनमें बेहतर हमको हमने चुन लिया।
मैंने इसी पे एक वार्तालाप पिछले वर्षों में की, तो और उसमें मैंने अपने जीवन में भी अपनाया, हालाँकि वो बोलने लायक नहीं है, वो भविष्य में बताऊँगा। अगर जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा हो कि हमारा नेतृत्व या नेतृत्व की छँटाई हो रही हो और व्यक्ति ये कहे कि मुझसे बेहतर व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपा जाए, तो संभवतः हमारा जो सिस्टम है वो बदल जाए। लेकिन अभी तो यही है कि नेतृत्व उसको दिया जाता है जो 30 मार खा हो। तो ऐसे में नेतृत्व का प्रभाव सिस्टम पर नहीं पड़ता और सिस्टम बैठ जाता है, इंजन ठप हो जाता है। कई उदाहरण हैं, हमने कई ऐसे आंदोलन देखे जिन्होंने कहा कि हम अच्छा देंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे उत्पादन देंगे और अच्छे उत्पादन देने की होड़ में जब अर्थ जुड़ जाता है, जो स्वार्थ भी आदरणीय पवन सर ने स्वार्थ जोड़ा था, अगर मैं अर्थ जोड़ूँ तो तब गुणवत्ता की जगह अर्थ सामने आ जाता है और वस्तुएँ जंग लगी हो जाती हैं, मिलावटी हो जाती हैं और सिस्टम बैठ जाता है, जिसके उदाहरण आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे। एक ताज़ा उदाहरण हालाँकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे ना देखा जाए, लेकिन क्योंकि हम योगाहार में हैं और इसको अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में एक सभा हुई लखनऊ में पिछले महीने और सभा में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में गए और उन्होंने जो वरिष्ठता के अनुसार ना करके उन्होंने वोट बैंक के अनुसार संबोधन किया और संबोधन में जो गुणी व्यक्तित्व थे, जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम कहीं पीछे डाल दिया। बाद में प्रभाव ये हुआ कि कई जो दूसरे उस संगठन के अ, अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और तब देश के बड़े संगठन सबसे बड़े संगठन के मुख्य व्यक्ति को लोगों को मनाने वापस लखनऊ जाना पड़ा। ये शीर्ष व्यक्तियों का, शीर्ष सिस्टम का, शीर्ष दलों का और शीर्ष कंपनियों का रवैया इस तरह हमें दिख रहा है और कुल मिलाकर ये है कि जब स्वार्थपरकता हो जाती है, जब दूसरे को नीचे गिराने की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है, तो हमारा सिस्टम जो चल पड़ा था, वो और भी ज़मीज़ोज़ हो जाता है, धँस जाता है और बिना नाम कहे ही मेरे ख़्याल से सभी को समझ जाना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना थी। अब कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन मैं ही जीतूँ और मेरी ही विजय हो और मेरा ही सिक्का चले, जब ये बात सामने आती है, तो ना तो सिक्का चलता है, ना तो सिस्टम आगे बढ़ता है, ना ही नेतृत्वकर्ता आगे रहता है। ये बात निश्चित है कि समय के साथ-साथ सिस्टम भी बदलता है, नेतृत्व भी बदलता है और हमने बहुत अच्छे नेतृत्व अभी देखे हैं वर्तमान में अपने मंत्री के रूप में भी और विगत में भी हमने देखे हैं। लेकिन यही बात जब प्रकाष्ठा अति जहाँ होती है, वहाँ फिर गिरावट आ जाती है, चाहे वो किसी कंपनी के माल में हो या नेतृत्व के सवाल में हो। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी। चूँकि आपका अनुभव और आप सारी राजनीतिक, सामाजिक और सभी में रहते हैं, उसका निचोड़ आपने दिया है। अ अभी मुझे याद आ रही थी इसी समय जैसे अभी पीड़िता बहन जी ने संदेश लिखा है। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी लगातार गाय रक्षा के लिए गौशालाओं का 5-5 हज़ार गौशालाओं का उन्नतिशील गौशालाएँ, स्वावलंबी गौशालाएँ इनमें तमाम संस्थाओं को दे रहे हैं और उनका संचालन करिए और एक गाय को 1,500 रुपए मंथली दान दें। हमने एक सवाल किया कि इस गाय के उत्तर प्रदेश में परिवहन गौ कसी का जो गाय कटने जा रही है, उस परिवहन को नहीं रोक सकते क्या? ऐसी क्या है सिस्टम कि उसको तो रोका जाए? गाय के प्रति आपका प्रेम है, व्यवस्थाएँ कर रहा है, इसमें कोई दो राय बात नहीं। सारी सरकार
सिस्टम करना जा रही है, सोच रही है, करना चाहती है, परंतु ये परिवहन रोकना नहीं चाहती है। थोड़ा सिस्टम जो चल रहा है कि उसमें थोड़ा सा अभी और आवश्यकता है मार्गदर्शन की और सुझाव की, और हम लोग चिंतन करेंगे। डॉक्टर किशोर दुबे जी के पास पहुंचते हैं जी। हो धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा। और पवन सर ने जो विश्लेषण किया वो वही निचोड़ है जो मैंने शुरू में बात कही थी कि व्यक्तिगत रूप में तो हमको बदलाव करना ही है, लेकिन उससे संगठन बने और संगठन का नेता बने, और नेता जो सिस्टम है और संगठन जो है वो सिस्टम को बदलने के लिए सामाजिक स्तर के जो सिस्टम्स है या शासन स्तर की जो सिस्टम है वो सिस्टम बदलने के लिए सुझाव दे, प्रेशर ग्रुप करे, यही तरीका होता है। यही बात उसका निचोड़ निकलता है। दूसरा बिंदु ये है कि यह जो एक संगठन बनता है जो प्रेशर ग्रुप के तरह काम करता है, चाहे सामाजिक बदलाव के लिए हो या शासन के बदलाव के लिए हो, ये नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, ऐसी कई लोगों की धारणा है। ऐसे प्रयोग भी हुए हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल संगठन कई कुछ साल काम करने के बाद में टिकते नहीं है, यह भी अनुभव है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल संगठन के वो इच्छुक होते हैं कि सत्ता के, और वो बिखर जाते हैं। इसके कई प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग सिर्फ मैं प्रयोग के आधार पे नाम निर्देश करके बंद करता हूँ। एक प्रयोग हुआ है गांधी जी का कि नॉन पॉलिटिकल, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, बाहर से प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करूंगा, लेकिन कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता के बाद उनकी बात नहीं मानी। जो पहले तक मानते थे कि हम पॉलिटिक्स में यानी हम प्रेशर ग्रुप के जरिए काम करेंगे, उनकी बात सत्ता के बाद नहीं मानी। जयप्रकाश नारायण जी की बात, वो भी सत्ता में नहीं गए, उन्होंने भी एक प्रेशर ग्रुप करके बाहर रहना पसंद किया, लेकिन उसके बाद में जनता पार्टी का क्या हुआ हम सबको पता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, कि उनकी बात नहीं मानी। ऐसे ही प्रयोग देश विदेशों में हुए हैं। नॉन पॉलिटिकल संगठन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि अच्छे कार्यकर्ता बने, हम खुद अपने विचारों के लोगों को बढ़ाए, उनका एक संगठन बनाए, और काम हम ट्रेड यूनियन के तरह से प्रेशर ग्रुप के जरिए करें, चाहे उसमें से कार्यकर्ता वो पॉलिटिक्स में भी जाता है या नहीं भी जाता है। लेकिन जैसा किसानों की बात है, तो किसानों के मुद्दे पे फिर वो किसी भी पार्टी का है वो इकट्ठे ही आएगा। हमको ये करना है, तो वहां पे वो अब हम अपने पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम उस ट्रेड की बात करेंगे। किसान के है तो ट्रेड है, वो ट्रेड की बात करेंगे। इस तरह के जब प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा, शासन में बदलाव आएगा और सिस्टम बदलेगी। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आदरणीय पवन जी ने और आपने जो और दिनेश जी ने और पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिया, संगठन बने, ये बात सही है। ये बात हमारे मन में भी आती है कि संगठन बनाया जाए, लेकिन जो गैर राजनीतिक बात हो जाती है ना, ये सब लोग कहते हैं जब बनना है संगठन, जब तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक जो है लाभ लेने का हर व्यक्ति के प्रति जो है उसमें रहता है, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं निगम बोर्ड का चेयरमैन बन, ये प्रक्रिया रहती है। इसका परीक्षण करके, और जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी ने प्रयास किया था, हम लोगों से चर्चा की थी कि एक संगठन बनाना है, वो गैर राजनीतिक हो, टोटल गैर राजनीतिक, किसी भी उससे मतलब लेना देना नहीं है। तो इस पे आगे और चर्चा करेंगे संगठन के निर्माण के ऊपर। मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत जी को अंतिम सुझाव के लिए और आभार भी वही करेंगे, क्योंकि समय 8 बज गया है। अब 2-3 मिनट का समय उनको निवेदन करते हैं कि वो आए और अपना सुझाव रखें और साथ में आभार भी करें। जी धन्यवाद आदरणीय यादव जी, बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर बात आज इस मंच से हुई है। निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने, पवन सर ने, डॉक्टर किशोर दुबे साहब ने, सेहवाल भाई साहब ने, और सभी ने जिनने भी जो भी बात कही है वो बहुत सारगर्भित कही है, चाहे अशोक भैया हो चाहे जो भी कहे। निश्चित रूप से समाज में जो मन जो है उसको उसके विकार को दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना आवश्यक है, और हमको सुधरने के लिए पहले जो आज की पीढ़ी है वो अगर अपने आप को तराशने के लिए तैयार हो जाए
तो चीजें आगे बढ़ेगी। और कैसे होगी ये प्रश्न है। तो जैसा कि मेरा एक स्पष्ट मानना है कि ये समाज में बुरी चीजें, गलत चीजें, ये सदियों से चली आई है। चाहे हम सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर की बात करें, कलयुग की बात करें, इनका प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनको ये कभी भी ऐसी नहीं कि अस्तित्व में ही नहीं थी, कि सतयुग में बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होता था, ऐसा कभी नहीं रहा। तो मेरा मेरा ये कहना है कि हम आग जलाए रखें, अंदर जो आग है वो जलाए रखें, और ये आग जलती रहनी चाहिए। जो आज चिंगारी हमारे अंदर जल रही है, ये चिंगारी जलती रहनी चाहिए, और ये चिंगारी एक से ज्योति जलाते चलो। तो ये ज्योति से ज्योति जलाते चलें और प्रयास करते रहें। हर आदमी को जहां जैसा मिले, हमको अपने लोगों के बीच में प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, हो सकता है हम बहुत बड़ा नहीं कर पाए, तो ये चीजें जब वो आग जलती रहेगी, तो जब उसे समय मिलेगा, जब उसका समय आएगा, तो हो सकता है वो आग एक बड़ा रूप धारण कर ले, और निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। और कहते हैं कि क्रम बदलता है, तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो धर्म की फिर से ध्वजा जो है वो थोड़ी और मजबूत होगी। तो ये समय की वो है। और दूसरा, व्यक्तिवादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आदमी को, मेरा स्पष्ट मानना है। रोशनलाल राउत को अगर आपने चढ़ा दिया, तो वो 4 दिन बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि वो ये जो सत्ता है, ये धन सत्ता, ये कभी भी ये इनमें हमेशा गलत चीजें हमेशा आती है, इसके साथ साथ चलती है। अगर आप सत्ता पे हैं, तो उसके साथ साथ आपके दुर्गुण, आपके आएंगे, और आप उनको दबाने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, जब आपका समय निकल जाता है, तो फिर वो खुल के आते हैं। ये हमेशा आप किसी भी शासन का देख लो, किसी भी सत्ता का देख लो, तो ये हमेशा रहा है। तो हमेशा व्यक्ति प्रमुख नहीं होना चाहिए, हमें समाज प्रमुख होना चाहिए, समाज उन्मुखी होना चाहिए, हमें देश उन्मुखी होना चाहिए, हमें इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, और निश्चित रूप से इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मन को मनाने के लिए, मन को ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास हर व्यक्ति करे, क्योंकि मेरा भी मन खराब है, तो मैं किसी को अगर गलत सलाह दूंगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नहीं होगा। तो अपने मन को ठीक करें, तो अगला भी अपने आप ठीक होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस आग को ठंडी नहीं होने दे, बस एक ही विनम्र अनुरोध है कि इस आग को ठंडी ना होने दे। आप सभी ने बहुत सुंदर विचार दिए, उन सभी के लिए हृदय से अभिनंदन। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी की आहुति आवश्यक है, और विचार